नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लासेज में। कल हमने बात की थी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता हमने ज्ञात कर ली थी। आप लोगों को मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए जो विशेष स्थितियां निकल के आती हैं वो आप खुद से करने की कोशिश करें। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि कई बच्चों ने अच्छी मेहनत की, उसको सोल्व किया और कई बच्चों ने मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर पर उस सॉल्यूशन को शेयर भी किया, मुझे बताया भी। और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि बच्चे अच्छी मेहनत कर रहे हैं, कंप्लीट वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं। इम्पोर्टेंट बात ये नहीं है कि उन बच्चों ने उस क्वेश्चन के आंसर को सही किया, जबकि इम्पोर्टेंट बात ये है कि उन बच्चों ने अच्छी मेहनत की है। क्वेश्चन सही होता है या गलत होता है वो चीज़ मैटर नहीं करता। स्टार्टिंग है, सीख रहे हो, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो। ज़रूरी ये है कि आप अच्छी मेहनत करो। और मुझे बहुत खुशी हुई कि कई बच्चे, हालांकि अधिकतर बच्चे बहुत अच्छी मेहनत करते हैं। यदि आप अच्छी मेहनत करते हो, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे साथ शेयर करते हो अपने पर्सनल नंबर पर, तो हमें बहुत खुशी होती है कि बच्चे भी अच्छी मेहनत कर रहे हैं और उसके बेस पे हम भी कुछ अच्छा सिखाने की कोशिश करते हैं। हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि बच्चे घर पे बैठ के इस संकट की घड़ी में अच्छी मेहनत कर रहे हैं। तो आज अपने बात करेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की विशेष स्थितियों की। उससे पहले मैं इसका जो किरण आरेख था उसको एक बार फिर से रिवाइज कर दूं, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। या तो ये पूरा 3 या 4 नंबर का मेन एग्जाम में क्वेश्चन आता है, या फिर इसका किरण आरेख कई बार पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको क्विकली जल्दी से इसका किरण आरेख रिपीट करूंगा, उसके बाद अपने विशेष स्थितियों की बात करेंगे। तो जैसा कि अपने जानते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 लेंस होते हैं। एक अभिदर्शक लेंस होता है और एक अभिनेत्र लेंस होता है। अभिदर्शक लेंस छोटे आकार का होता है और कम फोकस दूरी का होता है। तो सबसे पहले अपने पास ये एक अभिदर्शक लेंस हो गया, ये इसका मुख्य एक्स है। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट ओ नाम दे दिया। इसका फोकस पॉइंट सपोज दैट यहाँ पे है, जिसको मैं एफ नोट नाम दे देता हूँ। और इसके सामने हमें वस्तु को रखना है इसके फोकस पॉइंट से परे, और मैं यहाँ पे एक वस्तु रख देता हूँ जिसका नाम हम दे देंगे ए बी। इस वस्तु यानी कि बिंब का हमें प्रतिबिंब बनाना है। ये जो लेंस है वो अभिदर्शक लेंस है। तो मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण मुख्य फोकस से गुजर जाएगी कुछ इस प्रकार से। दूसरा रूल, ओ से आप प्रकाश किरण को निकालोगे तो ये बिना विचलित हुए बिल्कुल सीधी निकलेगी, कुछ इस प्रकार से। और जब इन किरणों को आप आगे बढ़ाते हो तो ये दोनों किरणें, दो अपवर्तित किरणें हमें इस बिंदु पर मिलती हुई प्राप्त होती हैं। और यहाँ पे एक प्रतिबिंब का निर्माण होता है जिसको मैं ए डैश बी डैश नाम देता हूँ। ओके, तो ये अपने पास एक प्रतिबिंब हो गया ए डैश बी डैश, जो कि अभिदर्शक लेंस के द्वारा बना है। यही प्रतिबिंब अभिनेत्र लेंस के लिए बिंब का काम करेगा। तो अब हम इसके सामने अभिनेत्र लेंस रखेंगे जो कि बड़े आकार का और अधिक फोकस दूरी का होगा, जिसका प्रकाश के केंद्र हमने ई समझा। इसका मुख्य फोकस पॉइंट यहाँ होगा, इसका द्वितीयक फोकस पॉइंट सपोज दैट यहाँ पे है। तो इस बिंब ए बी का प्रतिबिंब इस अंतिम लेंस के द्वारा बनेगा। अंतिम लेंस हमेशा अभिनेत्र लेंस होता है। तो सबसे पहले एक प्रकाश किरण इस प्रकार से आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये प्रकाश किरण मुख्य फोकस से गुजरेगी। इसी प्रकार दूसरी प्रकाश किरण को हमें गुजारना है ई से। तो ये प्रकाश किरण जब ई से गुजरेगी तो ये बिना विचलित हुए बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, कुछ ऐसे। अब यदि अपने इसको पीछे बढ़ाएं, इसी प्रकार से ये प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष से समांतर आ रही थी वो प्रकाश किरण भी इस प्रकार मुख्य फोकस बिंदु से निर्गत हो जाएगी। अपवर्तित किरणों को आगे बढ़ाते हैं तो ये दोनों कहीं नहीं मिलेंगी। यदि हम इन दोनों को पीछे बढ़ाने की कोशिश करें तो शायद ये कहीं मिलती हुई प्रतीत हो जाएं। तो फिर पीछे बढ़ाने पर हमें ऐसा लगेगा कि ये दोनों प्रकाश किरणें
इस प्रकार से यहां मिलेंगी। मतलब और वो अंतिम प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से, और इसका मैं नाम दे दूंगा A डबल डैश B डबल डैश। मतलब कि यदि आप इस व्यवस्था में अभिदर्शक लेंस के सामने बिंब ए बी को इस प्रकार से रखते हो तो उसका प्रतिबिंब हमें ए डबल डैश बी डबल डैश के रूप में प्राप्त होगा। तो ये अपने पास किरण आरेख था। कल हमने बात की थी कि दोनों लेंसों के मध्य की जो डिस्टेंस होगी वो नलिका की कुल लंबाई कहलाएगी। तो आज अपने नलिका की कुल लंबाई की भी बात करने वाले हैं। ओके, विशेष स्थिति की बात करेंगे तो सबसे पहले अपने पास जो विशेष स्थिति होगी, पहली कंडीशन, हमें पहली कंडीशन में ये जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है, ध्यान रखो अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश है और ये अंतिम लेंस अभिनेत्र लेंस के द्वारा बना है। और अंतिम प्रतिबिंब की बात करें तो अंतिम बिंब की बात करें तो इसका जो बिंब है ए डैश बी डैश वो अंतिम बिंब है। ए डैश बी डैश अंतिम बिंब है, अभिनेत्र लेंस अंतिम लेंस है और ए डबल डैश बी डबल डैश अंतिम प्रतिबिंब है। चलिए अपने बात करते हैं विशेष स्थिति की। और पहली कंडीशन होगी जब अंतिम प्रतिबिंब जो कि ए डबल डैश बी डबल डैश है न्यूनतम स्पष्ट दूरी कैपिटल डी पर बनता है। मतलब कि अंतिम प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो कैपिटल डी होगी, क्योंकि ये कैपिटल डी दूरी पे बना है अंतिम लेंस से। अर्थात जो अंतिम प्रतिबिंब दूरी होगी, अंतिम प्रतिबिंब तो अंतिम लेंस के द्वारा बना है तो इसके लिए जो प्रतिबिंब दूरी होगी वो v होगी। और e हमने लगाया था कि हमें पता चले कि ये प्रतिबिंब दूरी e वाले लेंस की है। तो अंतिम प्रतिबिंब दूरी कितनी दूरी पे बनानी है, d पे। सामने है तो ये डिस्टेंस माइनस में होगी। अब हमें क्या करना है, इस कंडीशन में हमें सूक्ष्मदर्शी यानी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी है। उम्मीद रखता हूं कि आपको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र याद होगा, जो कि m इज इक्वल माइनस का वी नोट बटे यू नोट डी बटे यू ही था। जैसा कि मैंने आपको सरल सूक्ष्मदर्शी में कहा था कि आपको पहली कंडीशन में 1 बटे यू का मान ज्ञात करना है। वो वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे लेंस समीकरण में, आपका आंसर निकल के आएगा पहले वाले केस के लिए। लेकिन यहाँ पे यू 2 हैं तो आप 1 बटे यू नोट ज्ञात करोगे या 1 बटे यू ही ज्ञात करोगे। जी बात हो रही है अंतिम की, तो यहाँ पे अंतिम बिंब दूरी आपको ज्ञात करनी है जो कि यू ई है। तो आप लेंस समीकरण अप्लाई करो अंतिम लेंस के लिए और 1 बटे यू ई का मान ज्ञात कर लो। तो सबसे पहले क्या करोगे, अंतिम लेंस के लिए लेंस समीकरण से लेंस समीकरण अप्लाई कर दो। अंतिम लेंस के लिए लेंस समीकरण ये होता है 1 बटा एफ बराबर 1 बटा वी माइनस 1 बटे यू। अंतिम है तो जी ई हो गया सबके लिए। अब हमें कार्य चिन्ह परिपाटी काम में लेनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उत्तर प्रकृति का है तो एफ ई है वो प्लस का होगा, तो ये प्लस बना रहेगा। 1 बटा एफ ई है वो प्लस में आएगा, इज इक्वल वी ई के स्थान पे माइनस का डी होगा, ये हो गया माइनस का डी, माइनस बिंब दूरी हमेशा माइनस में होती है तो माइनस का 1 बटा यू ई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 बटे एफ ई का जो मान आएगा वो माइनस 1 बटे डी प्लस 1 बटे यू ई आएगा। और यहाँ से यदि आप 1 बटे यू ई का मान निकालना चाहते हो तो ये मान बन जाएगा 1 बटा एफ ई और उसको पहुँचा दो उधर तो ये बन जाएगा प्लस का 1 बटा डी। तो ये आपके पास 1 बटे यू ई का मान निकल के आ चुका है। इस वैल्यू को आप यहाँ इस सूत्र में पुट कर दो तो आपका फाइनल आंसर आवर्धन क्षमता निकल के आ जाएगा।
तो अब आप यहाँ से क्या करोगे, यदि वैल्यू पुट करते हो तो ये समीकरण कुछ इस प्रकार से बन जाएगी, m इज इक्वल माइनस का वी नोट बटे यू नोट, एक बार मैं d को बाहर ले लेता हूँ तो गुणा में d और बचा 1/u, उसकी वैल्यू पुट कर दो तो 1/fe प्लस 1/d, d को अंदर मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट में, तो m का जो फाइनल आंसर है वो आएगा माइनस का वी नोट बटे यू नोट इंटू डी बटे एफ ई प्लस 1। ये हो गया अपने पास m का फाइनल आंसर उस केस में जबकि अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम स्पष्ट दूरी d पर बनता है। अब अपने दूसरे केस की बात करें तो दूसरी अपने पास जो स्थिति होगी वो ये होगी, सेकंड केस, जब अंतिम प्रतिबिंब अधिकतम स्पष्ट दूरी अनंत पर बनता है। मतलब ये हो गया कि ये जो प्रतिबिंब होगा a डबल डैश b डबल डैश वो अनंत पे चला जाएगा, मतलब जो अंतिम प्रतिबिंब दूरी होगी वो इन्फिनिटी होगी, अर्थात जो प्रतिबिंब दूरी होगी अंतिम वो कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी। यदि ऐसा हो, अंतिम प्रतिबिंब दूरी इन्फिनिटी हो, अनंत हो, तो हम ये जानते हैं कि यदि हमें प्रतिबिंब को अनंत पे बनाना है तो उसके लिए जो बिंब होगा वो फोकस बिंदु पे रखा जाना अनिवार्य होता है। इसके लिए अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बना है तो इस अभिनेत्र लेंस के लिए जो बिंब होगा वो इसके फोकस पॉइंट पे होगा, और इसका फोकस पॉइंट हमने यहाँ पे माना है जिसको हमने Fe नाम दिया है। तो इसके लिए जो बिंब दूरी बन जाएगी वो फोकस दूरी के तुल्य बनेगी, क्योंकि बिंब है वो फोकस बिंदु पे है हो, तो जो बिंब दूरी होगी UE वो फोकस दूरी FE के तुल्य होगी, यानी कि UE बराबर FE होगा। ओके, तो ये वैल्यू आप डायरेक्टली यहाँ पे सीधा पुट कर दो, अतः m का जो मान आएगा वो V नोट बटे U नोट D बटे और यहाँ UE के स्थान पे आ जाएगा FE। ये अपने पास दूसरी आवर्धन क्षमता निकल के आ चुकी है। ओके, तो ये तो हमने दोनों केस की आवर्धन क्षमताओं की बात की। यदि आपको याद हो तो हमने सरल सूक्ष्मदर्शी में भी ऐसा ही किया था, और आगे हम जब दूरदर्शी की बात करेंगे तो भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं कि जब हम विशेष स्थिति की बात करते हैं तो अंतिम प्रतिबिंब की कल्पना यदि आप न्यूनतम स्पष्ट दूरी पे करते हो तो सोल्व करने का तरीका ये होता है, m का मान कुछ ऐसे निकलता है, आप लेंस समीकरण काम में लेते हो, वैल्यू पुट करते हो, मान आ जाता है, और अधिकतम स्पष्ट दूरी पर यदि प्रतिबिंब की कल्पना करते हो तो आपको डायरेक्टली UE का मान पुट करना होता है। तो यही स्टेप हमने सरल सूक्ष्मदर्शी में देखा था, यही हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में देख रहे हैं, और ठीक ऐसी ही स्टेप आगे हम दूरदर्शी में भी देखने वाले हैं। तो ये अपने पास आवर्धन क्षमता का मान निकल के आ गया। अब अपने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं जो कि होगा नलिका की कुल लंबाई। तो इन दोनों ही केस में नलिका की कुल लंबाई कितनी होगी उसकी हमें बात करनी है। इससे पहले हमने ये देखा था कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो दो खोखली नलिकाएं होती हैं एक दूसरे को उसके ऊपर खिसकाया जा सकता है। तो यदि हम दो अलग अलग स्थानों पे प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं दोनों केस के अकॉर्डिंग, तो जाहिर सी बात है दोनों नलिकाओं को हमें आगे पीछे खिसकाना पड़ेगा ये अंतिम बिंब सेट करने के लिए। तो उस केस में नलिकाओं की लंबाई कितनी बन जाती है उसकी अपने बात करेंगे। तो नलिका की लंबाई सबसे पहले आप पहले केस में ज्ञात करोगे कि अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम स्पष्ट दूरी D पर बनता है। उस केस में क्या करोगे जी, नलिका की लंबाई क्या होगी, इस अभिदर्शक लेंस से लेके और इस अभिनेत्र लेंस के मध्य की जो डिस्टेंस होगी L, ये नलिका की कुल लंबाई होगी। तो हम क्या करने वाले हैं कि दोनों लेंस के मध्य आपको A डैश B डैश कुछ नजर आ रहा है जो कि अभिदर्शक का प्रतिबिंब है और इसका बिंब है, अभिनेत्र का बिंब है। आप इस A डैश B डैश का सहारा ले लो, मतलब O से चलो दूरी मापनी है, हमें E तक पहुंचना है, दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए O से आप A डैश तक जाओ।
यानी कि ओ ए डैश, उसके बाद ए डैश से आप ई तक आओ यानी कि ए डैश ई, इन दोनों दूरियों को आपस में जोड़ दो। जोड़ने पे कंप्लीट मान ओ से लेके ई तक निकल जाएगा। तो कुल नलिका की लंबाई पहले केस में क्या होगी, ओ से ई तक जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, नलिका की कुल लंबाई L बराबर ओ ए डैश प्लस ए डैश ई। तो आप पहले केस में यदि बात करते हो नलिका की कुल लंबाई L का मान कितना निकालोगे, तो नलिका की कुल लंबाई के लिए L का मान कितना बनेगा, ओ ए डैश, यहां हो जाएगा ओ ए डैश प्लस ये होगा ए डैश ई, ओके। तो L बराबर जो फाइनल आंसर अपना आने वाला है वो क्या होगा, देखते हैं कि ओ ए डैश दूरी कितनी है। ओ से ए डैश पे चलोगे तो ए डैश पे आपको इस लेंस के लिए प्रतिबिंब नजर आएगा। क्या नजर आया, प्रतिबिंब। मतलब ओ से लेके ए डैश तक एक प्रतिबिंब होगा और प्रतिबिंब दूरी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं और ये दूरी नोट के लिए है, अतः ये v नोट बन जाएगा। तो ओ ए डैश का जो मान होगा वो v नोट होगा। ए डैश ई क्या होगा जी, ई से चलिए ए डैश तक, इसके लिए जो ए डैश है वो बिंब है, यानी कि ए डैश पे जब आप पहुंचोगे तो ई वाले लेंस यानी कि अभिनेत्र लेंस के लिए आपको बिंब नजर आएगा, अतः ये दूरी बिंब दूरी बन जाएगी जो कि यू से रिप्रेजेंट होती है और ये ई वाले लेंस के लिए है, अतः ये यू ई बन जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यू ई लिखोगे। तो ये आपके लिए नलिका की कुल लंबाई निकल के आएगी पहले केस में वी नोट प्लस यू ई। यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये होगी ध्यान देने वाली, कुछ बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं कि वो वी नोट तो लेंस के इधर है अतः वो प्लस में है, जबकि यू ई लेंस के सामने है अतः उसको वो माइनस में करने की कोशिश कर सकते हैं। जी ध्यान रखना, हमें कुल दूरी ज्ञात करनी है तो हमें दोनों दूरियों को जोड़ना है, अतः यू वी नोट प्लस यू ई करना पड़ेगा। यदि आप इसको माइनस यू ई कर दोगे तो ये कुल दूरी निकल के नहीं आ पाएगी। अतः नलिका की कुल लंबाई ज्ञात करते समय आपको कार्तीय चिन्ह परिपाटी काम में नहीं लेनी होती है, क्योंकि कुल दूरी के लिए हमें दोनों ही डिस्टेंस को संयोजित करना है, जोड़ना है। ओके, ये तो बात होगी पहले केस की। अब अपने इस केस की बात करते हैं, दूसरे केस की, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। उस केस में नलिका की लंबाई कितनी होगी, L की बात करें तो नलिका की लंबाई L का मान कितना आएगा। फिर से मैं आपको एक बात बता दूं कि नलिका की कुल लंबाई है वो O और E के बीच की कुल दूरी है, लेकिन इस केस में A डैश B डैश की जो स्थिति है वो चेंज हो जाएगी। पहले वाले केस में A डैश B डैश E और FE के बीच में था, अब क्या होगा, अंतिम प्रतिबिंब बनाओगे अनंत पे, मतलब A डबल डैश B डबल डैश अनंत पे बना तो इसका जो बिंब है A डैश B डैश ये इसके फोकस बिंदु पे होगा, मतलब FE पे होगा। तो यही जो आपको A डैश B डैश नजर आ रहा है वो कुछ यहाँ होगा, यहाँ, ये फिर हमें यहाँ नजर नहीं आएगा, तो वो कहाँ चला जाएगा, FE पे आ जाएगा। अब इसका अलग से किरण आरेख बनेगा तो कुल दूरी अब कितनी बनेगी, O से लेके A डैश तक और A डैश से लेके E तक। लेकिन ये जो डिस्टेंस है आगे वाली जो कि हम A डैश से E तक बोल रहे हैं वो FE से E तक हो जाएगी, क्योंकि दोनों दूरियां बराबर हैं। आप A डैश से लेके E तक काउंट करो चाहे FE से लेके E तक काउंट करो, दूरी तो बराबर है। और ये जो डिस्टेंस होगी वो इस लेंस के लिए फोकस दूरी बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे फोकस पॉइंट है और A डैश B डैश है वो फोकस तल पे बना हुआ है। तो अब की बार जो L होगा वो सीधी सी बात होगी कि जो पहले आपने UE ले रखा था अब वो कितना बन जाएगा, फोकस दूरी के तुल्य यानी कि FE हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, शॉर्ट एंड स्वीट, कि UE के स्थान पे आपको क्या लिख देना है, FE लिख देना है। तो नलिका की लंबाई कितनी आएगी, V नोट प्लस FE। V नोट तो ये डिस्टेंस होगी, FE ये डिस्टेंस होगी, तो नलिका की कुल लंबाई कितनी आ जाएगी,
जी वी नोट प्लस एफ ई आ जाएगा। ये दूसरे केस के लिए नलिका की कुल लंबाई निकल के आएगी। ये नलिका की कुल लंबाइयाँ और आवर्धन क्षमताएं आपको न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। आप इसके प्रत्येक फॉर्मूले को अच्छे से याद करोगे और न्यूमेरिकल निकालते वक्त इसका अच्छे से ध्यान रखना कि नलिका की कुल लंबाई के लिए आपको कार्य चिन्ह परिपाटी काम में नहीं लेनी है। ओके, अब अपने एक इम्पोर्टेंट किरण आरेख की बात करने वाले हैं जो कि इस केस के लिए बनेगा। ये जो किरण आरेख है वो एक नॉर्मल किरण आरेख है। इन दोनों इस केस के लिए मोस्टली लागू होता है, या फिर एक जनरल संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख हो गया सामान्य। इस केस में किरण आरेख हम बनाएंगे, मतलब क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार से आता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उस किरण आरेख का निर्माण कीजिए जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। मतलब कि ये जो अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश जो हमें यहाँ नजर आ रहा है उसको हमें अनंत पे बनाना है। तो जाहिर सी बात है, यदि आप इसको अनंत पे बनाना चाहते हो तो सोचने वाली और गौर करने वाली बात यह है कि ये दोनों प्रकाश किरणें जो डैश डैश जाकर के मिल रही है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर होंगी। ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होंगी, तो ये पीछे बढ़ाएंगे तो समांतर जाएंगी तो अनंत पे मिलती हुई हमें प्रतीत होंगी। मतलब कि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। तो अभी हम किरण आरेख का निर्माण करने वाले हैं। इस दूसरे केस के लिए हमें अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनाना है। तो बात कर लेते हैं कि किरण आरेख किस प्रकार से बनने वाला है। तो आइए समझ लेते हैं किरण आरेख कैसा होगा। करना क्या होगा, हमें जो अंतिम प्रतिबिंब बनाना है उसकी पोजीशन इन्फिनिटी होनी चाहिए। क्या करोगे उसके लिए, सबसे पहले अपने पास एक अभिदर्शक लेंस होगा कुछ इस प्रकार से, जिसका ये मुख्य एक्स हो गया, इसको आप ओ नाम दोगे। ये हो जाएगा एफ नोट, इसका मुख्य फोकस बिंदु। और आप एक बिंब को इसके फोकस बिंदु से परे फोकस दूरी से अधिक दूरी पे रखोगे तो ए डैश बी डैश इसके सामने बिंब हो गया। इसका हमें प्रतिबिंब बनाना है मुख्य अक्ष के समांतर। फोकस बिंदु से प्रकाश किरण गुजर गई। दूसरा रूल, प्रकाश के केंद्र से प्रकाश को गुजारिए। तो यहां पे ये दोनों अपवर्तित किरणें हमें मिलती हुई प्रतीत होंगी और इस प्रतिबिंब का हमने नाम दे दिया ए डैश बी डैश। अब हम क्या करेंगे, इसके सामने अभिनेत्र लेंस रखेंगे जो कि बड़े आकार का और अधिक फोकस दूरी का होगा कुछ इस प्रकार से। अब इसका प्रकाश के अंदर ई माना, इसका मुख्य फोकस पॉइंट सपोज दैट यहां पे है एफ ई। ओके, अब हम क्या करेंगे कि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनाना है। जरा गौर से सुनना बात को, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनाना है। इसके द्वारा बनेगा अंतिम प्रतिबिंब, तो इसका जो बिंब होगा वो कहां होगा, इसके फोकस बिंदु पर, क्योंकि इसका प्रतिबिंब कहां बनाना है, अनंत पे। तो इसका फोकस बिंदु यहां होगा जहां ये रखा हुआ है, बिंब रखा हुआ है ए डैश बी डैश। तो इसका जो फोकस पॉइंट होगा वो यहाँ होगा और इसके फोकस पॉइंट एफ ई पर ही ये बिंब आ जाएगा ए डैश बी डैश। अब इसका किरण आरेख बनाएंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण और एक प्रकाश किरण गुजर जाएगी इस प्रकार से। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसका जो दूसरी प्रकाश किरण है वो और गुजारनी है। जी ध्यान रखना इस बात का कि जो अपवर्तित किरणें जाएंगी उनको यदि आप पीछे लेके जाओगी तो वो डैश डैश के द्वारा रिप्रेजेंट होंगी और एक दूसरे के समांतर होंगी। अब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण जो होगी वो इस प्रकार से जाएगी, अपवर्तित हो जाएगी, मुख्य फोकस पॉइंट एफ ई से गुजरेगी। इनको आप पीछे बढ़ाओ, कुछ इस प्रकार से, और इसको भी पीछे बढ़ाओ।
कुछ इस प्रकार से। तो हमें ऐसा लगेगा कि पीछे बढ़ाने पर ये प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर हैं और समांतर जाती हुई प्रकाश किरणें अनंत पर प्रतिबिंब का निर्माण करती हैं, जो कि आकार में बहुत बड़ा होगा बिंब की तुलना में। तो अंतिम प्रतिबिंब है वो अनंत पे बनने वाला है, और इस कंडीशन के लिए जबकि हमें अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनाना हो, इस प्रकार का किरण आरेख बन के आएगा। तो इससे पहले हमने जो किरण आरेख बनाया था और ये किरण आरेख है, दोनों में अंतर क्या है? बहुत छोटा सा मामूली अंतर है कि इसमें तो हमने जो बिंब लिया है अंतिम बिंब वो फोकस बिंदु पे लेना है, क्योंकि प्रतिबिंब अनंत पे बनाना है, जबकि इससे पहले वाले में जो बिंब था ए डैश बी डैश वो इसके प्रकाशिकी के अंदर ई और इसके फोकस पॉइंट एफ ई के मध्य लिया गया था। तो इन दोनों में ये बहुत बारीक अंतर है, थोड़ा ध्यान रखोगे। उम्मीद करता हूँ कि यदि 1 नंबर का वैन एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है इस प्रकार से हमें अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनाना हो तो आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। जो किरण आरेख का पैटर्न है प्रकाश के उपकरणों से संबंधित, आप एक बार या 2 बार रफ कॉपी में इसको जरूर सोल्व करके देखें, बना करके देखें, क्योंकि इसमें जितने ज़्यादा सॉफ्ट हैंड से आप काम करोगे, हाथ की सफाई जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, उतना ही बेटर काम हो पाएगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई रहेगा। अतः आप इन किरण आरेखों को, इससे पहले भी हमने बनाया है सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या फिर ये किरण आरेख, इन सभी को आप 1, 2 या 3 बार अपनी रफ कॉपी में बना करके सीखने की कोशिश करोगे। कल अपने बात करेंगे दूरदर्शी के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।